अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। आज का ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें डिस्कस करना है तंजीमियत एंड यंग टर्कस मूवमेंट इन टर्की। ये तंजीमियत क्या है? ये सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म्स है, यानी कि कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए किस में, टर्की में, टर्की कॉन्स्टिट्यूशन में। और यंग टर्कस मूवमेंट यानी कि टर्की के जो यंग यूथ थे उन्होंने कौन सी मूवमेंट चलाई थी, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अगर टुगेदरली हम इनकी दोनों की बात करें, ये टू सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स थी। कहाँ? ओटोमन एम्पायर, जो कि टर्किश एम्पायर हम बोले, जो बाद में मॉडर्न डे टर्की बनी। ओके, ओटोमन एम्पायर मीन्स टर्की। और यहाँ पर हमें इसके रिगार्डिंग, इस सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, जो कि मेन कंपोनेंट्स है। कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से फैक्टर्स थे इन मूवमेंट्स में। अगर हम सबसे पहले देखें तंजीमियत, रीऑर्गेनाइजेशन या रिफॉर्म हम इसको बोल सकते हैं, जो कि टर्की में हुई। इसके चलते टर्की में क्या हुआ, फिर बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। कहाँ पर? ओटोमन एम्पायर में, ज्यूरिंग 19th सेंचुरी। और ये जो रिऑर्गेनाइजेशन, ये रिफॉर्म्स स्टार्ट कब हुए थे, यानी कि रिफॉर्म्स टेक्स प्लेस कब हुए थे? 1839 बाय सुल्तान मोहम्मद सेकंड। और इसको हम बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ एडिक्ट ऑफ गुल्हानी, यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर विच वाज पास्ड बाय और विच वाज अप्लाइड बाय द किंग और द सुल्तान मोहम्मद सेकंड। और फिर इसके बाद जब बाकी सुल्तान्स आए, जैसे अब्दुल मसीद आया, फर्स्ट आया, उसके अंडर भी ये रिफॉर्म्स, ये रिऑर्गेनाइजेशन चलता रहा। यानी हम बोल सकते हैं ये जो रिऑर्गेनाइजेशन, ये रिफॉर्म्स स्टार्ट कब हुए थे? मिड ऑफ 19th सेंचुरी। इस तंजीमियत का मकसद क्या था, यानी कि इस रीऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था? कि ओटोमन स्टेट, ओटोमन एम्पायर या टर्किश एम्पायर को मॉडर्नाइज करने, यानी कि उसमें कुछ इम्प्लीमेंट्स लाने में, कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने में, प्राइमरी अगर हम बोले कि लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाने में। लीगल मीन्स जो वहाँ पर होने चाहिए, जो चेंजेस वहाँ पर होनी चाहिए उनको वहाँ पर लाने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि कैलिफेट में, उनकी एम्पायर में कुछ चेंजेस लाने के लिए ये रिऑर्गेनाइजेशन या ये रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे। जिसमें आता है कि इक्विटेबल लीगल सिस्टम, हर एक के लिए इक्वल लीगल सिस्टम, हर एक के लिए इक्वल कानून होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि जिस किसी के पास भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी ने ओन की है तो उसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी होनी चाहिए इस एडमिनिस्ट्रेशन में। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, यानी कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में अब नए डिविजन्स होने चाहिए, नए एडमिनिस्ट्रेटिव ये एडमिनिस्ट्रेशन अब डिवाइड होनी चाहिए, मगर नए तरीके से लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होने चाहिए। और इस एम्पायर की इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में कुछ चेंजेस होने चाहिए, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन या तंजीमियत मूवमेंट चलाई गई थी। जिससे क्या हुआ, फिर जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे उन पर इन्फ्लुएंस पड़ा, और लीगल सिस्टम्स थे वो भी चेंज होने लगे। जिससे क्या हुआ, फिर ये ओटोमन एम्पायर, या ये बोलेंगे टर्किश एम्पायर, मजबूत हो गई। और इसकी अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी का मकसद क्या था? कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस है, यानी कि एक तो ओटोमन एम्पायर के अंदर जो चैलेंजेस, जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए, और उसके बाहर जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पड़ा, उसको उसका कोई असर नहीं होने दिया किस पर? ओटोमन एम्पायर पर। यानी कि उसने एक तंजीमियत मूवमेंट ने यानी ओटोमन एम्पायर को पूरी तरह से इम्प्रूव किया। और इसके बाद यंग टर्क्स मूवमेंट है, यानी कि यंग टर्क्स, यानी टर्की के जो यंग टर्क्स ने, यंग थे, यूथ थे, उन्होंने जो मूवमेंट चलाई, ये भी लेट ऑफ 19th यानी 19th सेंचुरी के बाद और 12th सेंचुरी से स्टार्टिंग में ये मूवमेंट चलाई गई थी। जिसने फिर जो ओटोमन एम्पायर का जो डिक्लाइन था उसको फिर से रीइस्टैब्लिश किया। जिसका मकसद क्या था? कि जो वेरियस चैलेंजेस है, यानी कि जो वहाँ पर डेली लाइफ में जो वेरियस चैलेंजेस है, डिफरेंट चैलेंजेस आ रहे थे, वेस्टर्न चैलेंजेस आ रहे थे, उनको डील करना। और इस मूवमेंट का मकसद क्या था? कि ये बहुत डिफरेंट ग्रुप्स जो थे, डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स जो थे, या जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स थे, या ऐसे कुछ लोग थे जिनका जो माइंड था, यानी कि हाई थिंकिंग जिनके पास थी, जो कुछ गिने चुने लोग थे, उन्होंने इस मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया। और इस ओटोमन स्टेट को, उनका मकसद क्या था? कि इस ओटोमन स्टेट को मॉडर्नाइज करने में, यानी कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने में, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने में उनका अहम रोल रहा। किनका? जो ये ओपन माइंडेड लोग थे, यानी कि अच्छे, जो हम बोलेंगे उस टाइम के वहाँ के स्कॉलर्स जो थे।
और इसके बाद फाइनली 1908 में जो यंग टर्क्स थे वो सक्सेसफुल हुए सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड को प्रेशराइज करने में, यानी कि उस पर उन्होंने दबाव डाला कि आप ओटोमन कॉन्स्टिट्यूशन, ओटोमन एम्पायर को फिर से रीएस्टेब्लिशमेंट या रीइंस्टेट कर कीजिए, इसमें कुछ ऐसे लीगल कानून्स लाइए जिसको हम बोल सकते हैं कि ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल एरा था ओटोमन एम्पायर का, जो कि हमें देखने को मिलता है इसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था या डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसमें चेंजेस आने लगी, यानी कि जब इसमें रिफॉर्म हुआ, रीइंस्टेट हुई। और जो यंग टर्क्स है इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा 20th सेंचुरी में, ये जो यंग टर्क्स की मूवमेंट है, और इसने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा किया किसमें, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की अंडर मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क इन 1923, यानी कि रिपब्लिक ऑफ टर्की बनाने में, रिपब्लिक ऑफ टर्की को इस्टेब्लिश करने में, टर्की को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने में इस यंग टर्क्स मूवमेंट का अहम रोल रहा। कब? 20th सेंचुरी, यानी कि अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी आने लगी, यानी कि जब 20th सेंचुरी आई तो उस वक्त इस मूवमेंट ने एक अहम रोल अदा किया। अगर हम दोनों की बात करें, तंजीमियत या यंग टर्क्स मूवमेंट की, ये एक इंस्ट्रूमेंटल ऐसे इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट्स थे जिन्होंने ओटोमन और टर्किश हिस्ट्री को रीइंस्टेट, या हम बोलेंगे इसको इन्फ्लुएंस किया, यानी कि इसको इसकी डेवलपमेंट कर दी। जो हम देखें कि मॉडर्नाइजेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो चीज़ें, मॉडर्नाइजेशन सिंपली हम बोलेंगे कुछ ऐसे लीगल कानून, कुछ ऐसे लीगल लॉज लाए जिनसे इस कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से इम्प्रूवमेंट हुई, और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे लॉज हटाए, यानी कि डिवीजन किया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उससे जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आई उसकी वजह से रिपब्लिक ऑफ टर्की बनी, और ये एम्पायर हम बोलेंगे इसने वेस्टर्न चैलेंजेस को अच्छे से फेस किया। तो होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक